धन्यवाद ओम बिरला जी। मैं समझता हूँ हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज 6 जून के दिन हमें यहाँ कोटा आगमन करने का मौका मिला। और 6 जून मुझे इसलिए याद आ रहा है क्योंकि आज ही के दिन छत्रपति शिवाजी का छत्रपति के नाते कोरोनेशन हुआ था रायगढ़ में लगभग 1674 में। तो एक प्रकार से भारत में साम्राज्य, हिंदू साम्राज्य जो स्थापित हुआ था 1674 में, छत्रपति शिवाजी जी का उनको क्राउन किया गया था, कोरोनेशन हुआ था छत्रपति के नाते। और आज हमें यहाँ पे कोटा की पावन धरती पे आने का मौका मिला। कल भी 7 जून हम यहाँ पे रहेंगे। महाराणा प्रताप जी के पुतले पे भी कल सुबह हम सभी जाएंगे। तो एक प्रकार से बहुत अच्छा मौका मिल गया हमें कि हम कोटा पे हम आप सबके साथ मिलें। कोटा के अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलने का मौका मिलेगा, कोटा के बुद्धिजीवियों के साथ, अलग अलग वर्गों के साथ संपर्क बनाने का। और जैसा मेरे वरिष्ठ अधिकारी श्री पुजारी जी ने बताया कि एक प्रकार से ये पहली बार है कि केंद्र सरकार देश की जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड दे रही है और हम आपके पास इस रिपोर्ट कार्ड के साथ आए हैं। हम आपके पास गत 2 वर्षों के जो अन्य क्षेत्रों में, अलग अलग विभागों में जो विकास के अहम पहलू हैं उसकी जानकारियां देने आए हैं। और एक प्रकार से जो भारत की अर्थव्यवस्था में लंबे अरसे तक विकास और प्रगति होती रहे, उसकी जो नींव 2 वर्षों में रखी है उसका प्रमाण देने आए। वैसे देखें तो गत ही जो अर्थव्यवस्था के आंकड़े आए जो दर्शाते हैं कि जनवरी से मार्च 2016, लास्ट क्वार्टर ऑफ 2015-16 में 7.9% में भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई और ये विश्व में सबसे अधिक वृद्धि वाला देश, बड़ा देश आज भारत है। छोटे मोटे देश हैं, मोनाको वगैरह, लेकिन बड़े देशों में आज सबसे बड़ी वृद्धि अगर आर्थिक दृष्टि से किधर हुई है तो भारत में। और जब तक विकास नहीं होगा तो जैसा भाई कटेरिया जी ने बताया, गरीबों की सेवा, शोषित पीड़ितों की सेवा, युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर, युवाओं का अच्छा गुणवत्ता वाली शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य की सेवाएं, इन सब चीज़ों में विकास होना आवश्यक है। विकास से राजस्व आता है, राजस्व जनता की सेवा में लगता है। और मैं समझता हूँ जिस विकास को भारत ने कई वर्षों से नहीं देखा था, जिस विकास में कीमतें भी कम हैं, महंगाई भी कम है, ब्याज के दर भी कम है, वित्तीय घाटा भी कम है, फॉरेन एक्सचेंज करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम किया गया है, बहुत बड़े पैमाने में कम किया गया है। हर पहलू को देखते हुए ये जो 2 वर्ष गए हैं ये भारत के लिए ऐतिहासिक रहे। इसमें कितने सारे विषयों में पहली बार भारत में रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस हुआ, चाहे वो कोयले का उत्पादन हो, चाहे बिजली का उत्पादन हो, किसानों के लिए खाद का उत्पादन हो। जिस प्रकार से बैंकिंग की फैसिलिटी जनधन योजना से घर घर तक पहुंच के हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को फाइनेंशियल इंक्लूजन बैंकों के साथ जोड़ा गया। मुद्रा योजना के तहत जिस प्रकार से लगभग 3.25 करोड़ लाभार्थियों को 1.25 लाख करोड़ से अधिक पैसा कम ब्याज के दर पे, 1% महीने से भी कम ब्याज पे देश भर में दिया, जिससे लोग, पुजारी जी ने कहा था, एक प्रकार से जिस प्रकार लोगों में आत्मविश्वास आए, लोग आत्मनिर्भर बने, अपने अपने रोजगार कर सकें, अपना अपना काम कर सकें और साहूकारों के चंबल से निकल पाएं, उसके लिए जितने अलग अलग पहलू पे इस सरकार ने काम किया है। और फिर
एक एक क्षेत्र की जानकारियां कोई ले तो किसानों के लिए सूखा पड़ा, राजस्थान में सूखा पड़ा। गत वर्षों में जिस प्रकार से केंद्र सरकार की सहायता आती थी उसके सामने बहुत ही बड़ी अधिक मात्रा में आर्थिक सहायता केंद्र सरकार ने इस बार दी। किसानों के लिए फसल बीमा योजना जो आज तक कभी 100% नुकसान पूरा नहीं करती थी, ऐसी नई योजना लाई गई। जब नुकसान हुआ तो पहले 50% से अधिक नुकसान की भरपाई की जाती थी, अब उसको 33% किया गया। इसी प्रकार से जो शिक्षा की प्रणाली है उसको कैसे और गुणवत्ता वाला बनाया जाए और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सुधारी जाए। स्वास्थ्य की सेवाओं में क्या परिवर्तन ला सकते हैं जिससे देश के हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाओं के साथ निःशुल्क जोड़ा जाए। स्वास्थ्य बीमा योजना जो, और राजस्थान में तो कई लोग हैं जिन्होंने अपनी सेवा दी डिफेंस फोर्सेस में, उनको 1 रैंक 1 पेंशन का के साथ वर्षों से आश्वासन दिया जाता था। पिछली सरकार ने तो अनाउंस कर दिया लेकिन मात्र 500 करोड़ का बजटरी एलोकेशन किया। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने 7,500 करोड़ यानी 15 गुना पैसा देके 1 रैंक 1 पेंशन को सुनिश्चित किया हमारे जवानों के लिए, हमारे सर्विस पर्सनल के लिए। इस प्रकार से हर क्षेत्र में जिस प्रकार से तेजी से विकास हुआ है उस विकास को लेके हम जनता के पास जा रहे हैं। कई न्यूज़पेपर्स ने, कई मीडिया हाउसेस ने, कई टेलीविज़न चैनल्स ने सर्वेस किए और सर्वेस में भी ये निकला कि आज भी प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, और ये बड़ा रेयर है कि 2 वर्ष सरकार में रहने के बाद किसी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इतनी ऊंचाई पे रहे जो प्रधानमंत्री मोदी जी की है। और एक प्रकार से ये विकास पर्व एक मौका देता है हमें अपनी बात जनता तक पहुंचाने का, जनता की बात सुनने का, और इस आदान प्रदान से हमारे आगे के 1000 दिन के कार्यक्रम किस प्रकार से जनता की सेवा में लगे, जनता को किस प्रकार से इसका लाभ मिले और जनता को की जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने में हमें आप सब का भी समर्थन लगे। आखिर प्रेस का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व रहता है क्योंकि वो उजागर करते हैं जरूरी बातें, समस्याएं, और उन समस्याओं पे एक संवेदनशील सरकार गौर करती है, उस पर काम करती है। तो एक प्रकार से जिस प्रकार की सेवा आप देते हैं समाज में, उसी प्रकार की सेवा ये सरकार देके सभी मिलके टीम इंडिया के स्पिरिट में एकजुट होकर, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब हर एक व्यक्ति एक कदम बढ़ेगा तब देश 125 कदम आगे बढ़ेगा। और जब इस स्पिरिट में, टीम इंडिया के स्पिरिट में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती इंस्टीट्यूशन, जनता, पत्रकार सभी मिलके उस भावना से काम में लगेंगे तो मुझे लगता है कोई भारत को विश्व गुरु, जगत गुरु बनाने से कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। इसी तेजी की रफ्तार से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ते रहेगी। भारत की जनता के जीवन में और खुशहाली लाने का काम हम निरंतर करते रहेंगे। ये विश्वास देने हम आज सभी कोटा की पावन धरती पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी, इनको वहाँ पे कोई ले जाए, थोड़े प्रश्न हैं, मैं ले लूँगा। बात में आएंगे, आप ले जाओ। हमारे सहयोगी दूसरे कार्यक्रम के लिए निकलेंगे। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो मैं आपके साथ हूँ। राज्य सरकार जिस तरीके से निजीकरण का निजीकरण कर रही है, शिक्षा में जल विभाग का निजीकरण कर रही है और रोडवेज का निजीकरण कर रही है। केंद्र सरकार की बात पूछो यार, अरे केंद्र की बात पूछो यार, राज्य की बात पूछो। निजीकरण को बढ़ावा दिया है। देखिए, यहाँ पे मैंने कई बार इस विषय को रखा है कि कोई भी योजना या कोई भी कार्यक्रम निजी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में हो, वो इतना जरूरी नहीं है
जितना उस कार्यक्रम का लाभ जनता तक पहुंचे वो जरूरी है। तो हमारी जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकारें हैं, सभी का निशाना जनता की सेवा है और जनता की सेवा करने में जो भी हमें कदम उठाने पड़ते हैं हम करते हैं, जिससे जनता तक लाभ पहुंचे, जनता के जीवन में सुधार। अब वो जिस समय पे उसकी पूरी निरीक्षण हो जाए, उसकी जब सब तैयारी हो जाए, एक चीज आपने नोटिस की होगी, केंद्र सरकार जल्दबाजी में कुछ काम नहीं करती। जो काम करती है वो सही करती है, सोच समझ के करती है, हर एक पहलू को मद्देनजर रख के करती है। अगर आप ऊर्जा भी देखें तो उदय की योजना, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ये कोई जल्दबाजी में नहीं लाई गई। इस पे सभी राज्य सरकारों के साथ, सभी डिस्कॉम्स के साथ, सभी बैंकर्स के साथ बातचीत करके इसको लाया गया। समय जरूर लगा, लेकिन उसका सबसे अधिक लाभ जनता को पहुंच पाए, ऐसी योजना बन के बाहर आई। इसी प्रकार से शिक्षा में और शिक्षा की प्रणाली में जो सदियों से आई कमियां थी, उन कमियों को अच्छी तरीके से असेस करके, अच्छी तरीके से उसका समाधान निकाल के आगे के लिए उसको देश के सामने रखा जाए। कोटा में जिस तरह का माहौल बन रहा है सुसाइड का, तो उसमें नई शिक्षा नीति में कुछ आपने कुछ सुझाव आए उसमें? देखिए, बहुत संवेदनशील विषय है। कोटा में हम देश भर के विद्यार्थी आते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं या शिक्षा लेके उच्च स्तरीय शिक्षा में जाते हैं, देश की सेवा करते हैं, देश की जनता की सेवा करते हैं। और मैं समझता हूँ हम सभी की संवेदना उन छात्र छात्रियों के साथ है जो यहाँ पे आते हैं और मेहनत करके आगे जाके एक समाज में स्थान प्राप्त करते हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कुछ छात्र इस प्रेशर में, परफॉर्मेंस के प्रेशर में गलत कदम भी उठा लेते हैं। उस पर हम सबको मेरे ख्याल से मिलके, चाहे पत्रकार हो, चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार हो, सबको मिलके ये माहौल बनाना पड़ेगा कि ये प्रेशर किसी के भी हित में नहीं है। बच्चों को अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। और इसीलिए इस सरकार ने जो बल दिया है कौशल विकास पे, इस सरकार ने जो बल दिया है कि व्यक्ति को जो उसके पसंद, मनपसंद चीज़ हो, जो उसके पसंदीदा काम हो, शिक्षा हो, काम हो, उसके लिए प्रोत्साहित किया जाए, उसके लिए विशेष योजनाएं लाई जाए। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक मेजर स्टेप है इस डायरेक्शन में कि बच्चों के ऊपर प्रेशर कम करके उनके दिलचस्पी वाले काम में उनको मौका दिया जाए। नहीं, लेकिन कोई सुझाव आया कि सब मेरा मानव संसाधन हर एक सुझाव को लेके अब पॉलिसी आएगी तब उस पर चर्चा करेंगे। गांधी जी अकेले पूछ लेना। ये मानव संसाधन मंत्री ने अभी वक्तव्य दिया था कि कोटा के कोचिंग कॉलेजों को बंद किया जाएगा सुसाइड को लेके, तो ये क्या कैबिनेट में प्रस्ताव आ रहा है क्या? मुझे इसकी जानकारी नहीं है, ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे सामने है। और मैं समझता हूँ कि हर एक का अपना अपना काम रहता है, अपनी अपनी जिम्मेदारी रहती है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी ये है कि बच्चों को हम सहयोग करें और बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने में लगें, बजाय के इस विषय को सेंसेशनलाइज करने के, खास तौर पे क्योंकि ये बड़ा संवेदना का विषय है। इसमें मेरे ख्याल से बच्चों को काउंसलिंग की ज़्यादा आवश्यकता है और हम काउंसलिंग में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। एक मिनट का हिंदुस्तान टाइम्स की किससे? चीफ मिनिस्टर राजस्थान में एलिगेशन लगे कि मोदी को यहाँ से एक्सटेंशन कराया गया। मैं स्पष्ट बता दूं, उसके बाद विजय माल्या का भी इस तरह का इंसिडेंट आया कि वो भी उनको भी बाहर जाने का एस्केप रूट दे दिया गया। और इसी तरह से व्यापक घोटाला भी यूपी में हुआ है और छत्तीसगढ़ में भी राइस का हो गया, प्रश्न हो गया समझ। मैं स्पष्ट बता दूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जीरो टॉलरेंस है। किसी भी प्रकार का किसी को भी इसमें, जैसा आपने आरोप लगाया, इस प्रकार की
छूट नहीं है। और मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार और सभी भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार इस विषय में बहुत बढ़िया काम कर रही है। राजस्थान की सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त एकदम बढ़िया अपना 3 वर्ष का कार्यकाल लगभग पूरा किया है। मैं बधाई दूंगा वसुंधरा राजे जी को और उनके पूरे मंत्रिमंडल को, जिस प्रकार से उन्होंने 3.25 वर्ष में विकास के कार्यों को तेजी से बढ़ाया है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन रखा है, किधर भी कुछ सुनने भी आया तो तुरंत एक्शन लिया है। और यही प्रकार से आगे भी हमारी सरकार चलती रहेंगी। जहाँ तक कुछ विषय आपने उठाए, इसमें कानून अपना काम करती है। ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार किसी की भी ऐसी मदद करेगी, ना पहले की है ना भविष्य में करेगी, जिससे उनको फायदा पहुंचा सके। लेकिन कानून व्यवस्था में मैं समझता हूं कानून के ऊपर टिप्पणी करना ना सरकार के लिए ठीक है, पर आप अगर उसमें कुछ कानून में परिवर्तन के कुछ सुझाव लाते हैं तो उस पर हम पूरी तरीके से सुनने को, समझने को और आगे काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कानून की एक व्यवस्था है और वो व्यवस्था के हिसाब से ही कोई ऐसा नहीं तय कर सकता है कि किसी को भी आज की आज रोक लो या भेज दो, पहली बात। दूसरी बात, जिस व्यक्ति का आपने जिक्र किया वो व्यक्ति हमारी सरकार आने के पहले ही भारत से बाहर था, तो उसका प्रश्न शायद आपने गलत व्यक्ति को पूछ लिया, किसी और को पूछना चाहिए। हमारी सरकार तो तेजी से काम कर रही है कि उसको वापस कैसे लाया जाए। जहाँ तक आपने दूसरा नाम लिया, वो दूसरा नाम भी, एक भी लोन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नहीं दिया गया, सभी लोन पुराने हैं। उसका भी सवाल आपको कांग्रेस और यूपीए को पूछना पड़ेगा कि कौन ब्रांड के ऊपर लोन देता है। आखिर लोन उस चीज पे दिया जाता है, आप में से कोई जाइए और जरा बैंक से मांगिए कि मेरा नाम फलाना फलाना है, मेरे नाम पे आप दे दो लोन। आखिर ये समझने की आवश्यकता है कि पिछली सरकार के रहते ऐसे कैसे लोन दिए जाते थे। जहाँ तक उनके यहाँ रहने या बाहर रहने की सवाल है, कार्रवाई के हिसाब से पूरी सख्ती की गई। जो कार्रवाई के हिसाब से उनको रोका जा सकता था उसके पहले वो चले गए, लेकिन ये सरकार उनको वापस लाने के लिए हर उपयुक्त कार्रवाई कर रही है। तो महाराष्ट्र में एक मिनिस्टर है, आपको उन पे भी एलिगेशन लगा दाऊद से बात करने का, ये एलिगेशन है, सिर्फ एलिगेशन के ऊपर इतना बड़ा कदम उन्होंने लिया एकनाथ राव खड़से जी ने। मैं समझता हूं उन्होंने एक मिसाल रखी है सभी कार्यकर्ताओं के लिए कि बिना कोई आरोप सिद्ध होने के, निर्दोष होने के बावजूद उन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड लिया है, राजीनामा देके एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करने की मांग की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक और उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। सर युवाओं के लिए 2 साल में क्या हुआ? युवाओं का रोजगार अगर आप मुद्रा योजना ही देख लें, आखिर मुद्रा योजना के लाभार्थी कौन है? मुद्रा योजना के लाभार्थी वो वर्ग है जो स्वयं का रोजगार करना चाहता है, लेकिन वर्षों से उसको पैसा नहीं मिलता था। साहूकारों के पास महंगा पैसा लेके अपना कारोबार कर नहीं पाता था। 1.25 लाख करोड़ रुपया 3 करोड़ से भी अधिक लाभार्थियों को मुद्रा योजना के तहत मिला। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के तहत जो आज का नई पीढ़ी है, युवा युवती हैं, वो अपना अपना दिमाग लगा के नए आवाम के पीछे काम करना चाहते हैं। उनके लिए विशेष योजना के तहत बहुत सारी छूट दी गई है। मैं समझता हूँ शिक्षा प्रणाली सुधरे, ये एक बहुत बड़ा केंद्र सरकार की मेहनत है, काम है, क्योंकि आखिर अच्छी शिक्षा मिलेगी तभी जाके वो नागरिक भी अच्छे बनेंगे, रोजगार भी अच्छे कर पाएंगे। और अलग अलग जो योजनाएं, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे डिजिटल इंडिया हो, चाहे अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम्स हो, चाहे रेलवे में इतिहास में जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है उतना कैपिटल एक्सपेंडिचर का कार्यक्रम हो, चाहे सौर ऊर्जा 20,000 मेगावाट के बदले 1 लाख मेगावाट बने 2022 तक, जिसका सबसे बड़ा लाभ भी राजस्थान को मिलेगा। इन सब योजनाओं से और जिस प्रकार से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था सुधर रही है,
और बढ़ती हुई विश्व शक्ति भारत बन रही है। आखिर एफडीआई देखिए $63 बिलियन यानी लगभग 4 लाख करोड़ रुपया पिछले वर्ष में आया। इन सब चीज़ों को जब एक माला में पिरोगे तभी दिखेगा कि भारत के युवा युवतियों का भविष्य किस प्रकार से ये सरकार भविष्य अच्छा उज्जवल बना रही है। और उसमें मैं जोड़ते रह सकता हूँ, घंटों बात कर सकता हूँ, चाहे वो कौशल विकास की योजना हो, चाहे स्वयं रोजगार के लिए प्रोत्साहन की योजनाएं हो, अलग अलग तरीकों से युवा युवतियों को। और सिर्फ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियां सिर्फ आज युवा युवती नहीं चाहते हैं, वो अपना एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, उद्यमी बनना चाहते हैं, वो नए अपने अपने टेक्नोलॉजी शुरू करना चाहते हैं। उसकी बात कर रहे हैं, कोटा में का ये उद्योग बंद होने का कारण पर है। सांसद से लेकर सारे जनप्रतिनिधि इस बारे में आवाज उठा रहे हैं, पूरे बंद हो रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड केंद्र सरकार का राजकीय उपकरण उद्योग चलाना नहीं है, ऐसा किसने बताया? ये बताया। देखिए ऐसा है कि अगर कोई कंपनी घाटे में ही चलती रहे तो उसका भुगतान कौन करता है? उसका भुगतान आप सब करते हैं। आप सब राजस्व भरते हैं, देश की जनता टैक्स भरती है। मैं समझता हूँ हर एक पत्रकार टैक्स भरता है अपनी ईमानदार मेहनत से कमाई हुई इनकम का। क्या आप चाहते हैं कि सरकारें सिर्फ आपके मेहनत की कमाई को उन उद्योगों में लगाए जो ठीक से नहीं चल पाते या मुनाफे में नहीं चल पाते, या आप चाहते हैं कि वो देश की जनता की सेवा में लगे और इन उद्योगों के लिए नए रास्ते ढूंढे जाए? नए तो उसमें से वो प्रपोजल आएगा, उपयुक्त समय पे आएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए कोटा एकमात्र ऐसा शहर है पूरे देश में जहाँ 4 पावर प्लांट हैं। 4, कल मैं विजिट भी करने जा रहा हूँ। तो ऐसे कितने सिटीज़ हैं जहाँ इतने बड़े पैमाने पे बिजली उत्पादन होती है। तो हर एक शहर की अपनी अपनी एक विशेषता बनती है। आज कोटा में विशेषता रही है बिजली उत्पादन की, कोटा में विशेषता रही है शिक्षा प्रदान करने की। अलग अलग शहर की अपनी अपनी एक पहचान बनती है। कि जो पावर प्लांट बने हैं या थर्मल है, जो नए बने हैं, उनको निजी हाथों में दिया जा रहा है। उनकी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम, अगर हर एक आरोप, पहली बात तो आरोप कौन लगा रहा है? विपक्ष। विपक्ष का काम तो आरोप लगाना होता ही है। पत्रकारों का काम क्या है? उसकी जरा तत्वों में जाएं, उसकी डिटेल में जाके पता लगाएं, और अगर आपको कुछ तत्व मिले जिससे पता चले कि निजी हाथों में जा रहा है, तब तो आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं। एनटीपीसी का कौन सा प्लांट निजी हाथों में जा रहा है? एटॉमिक एनर्जी का कौन सा प्लांट निजी हाथों में जा रहा है? तो बेबुनियाद आरोपों पे मैं समझता हूँ भारत की जनता। अरे राज्य का विषय नहीं, केंद्र का पूछो यार, पारिक साहब ऐसे नहीं चलता। नहीं, राज्य का भी चलो दे, क्या है राज्य का क्या विषय? आप जरा इसकी भी जानकारी लीजिए। आपकी जानकारी गलत है, आपकी रिपोर्ट गलत है। मैं भी वो कह रहा हूँ, जो केंद्र, जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, वो राज्य सरकार एनटीपीसी के साथ, अलग अलग लोगों के साथ चर्चा कर रही है किस प्रकार से ये पावर प्लांट्स अच्छी तरीके से चल सके, और उसको अच्छी तरीके से चलाने में कौन हमारी राज्य सरकार की मदद कर सकता है। आप बताइए मुझे, बिजली के दर सस्ते होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? या बिजली की कंपनियां मुनाफे में चलनी चाहिए, या जैसे गहलोत साहब की सरकार में मात्र 5 वर्षों में 55,000 करोड़ का नुकसान राजस्थान के बिजली की कंपनियों ने किया। 55,000 करोड़ 2008 से 13। अब इसका भुगतान कौन करने वाला है? आप सब करने वाले हैं। राजस्थान की जनता के गले में आएगा। आखिर ये सब चीज़ों को ख़त्म करके सस्ती बिजली मिले और जनता को सस्ती बिजली दे पाए, ये राज्य सरकार की कोशिशों को मैं समझता हूँ जनता सराहना करेगी। रंजीत उदय योजना जो है, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, इसके तहत 2019 तक सभी बिजली कंपनियों का घाटा खत्म करके 19 तक इन सब बिजली घरों को और मजबूत बनाया जाएगा।
और 19 के बाद 1,80,000 करोड़ रुपए बिजली घरों के कॉस्ट में, खर्चों में सालाना बचत होगी। तो मैं समझता हूँ इसके कारण बिजली की कीमतें जो अंधाधुंध हर बार बढ़ती थी उस पर नियंत्रण आएगा और जो घाटा कर रही थी राजस्थान की कंपनियां वो घाटा भी कंट्रोल में होगा। सर, सेंटर से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है कि सर्विस टैक्स 15% पहुंच चुका है। यहाँ की कोचिंग में जो बच्चे पढ़ने आते हैं करीब 1.5 लाख बच्चे, उनको 15% कोचिंग देनी पड़ती है और सर्विस टैक्स देना पड़ता है। तो सर इसको आप एग्जाम क्यों नहीं कर रहे कि बच्चों को सर्विस टैक्स? देखिए, जब सर्विस टैक्स लगता है वो राजस्व फिर जाता है जनता की सेवा में। और मैं समझता हूँ देश भर में शिक्षा की संस्थाएं सरकार चलाती है, किधर सूखा पड़ता है तो उसमें पैसा भेजती है, किसानों को मदद करती है। अलग अलग देश हित के और जनता के हित के कार्यक्रमों के लिए सर्विस टैक्स लगता है। ऐसे इस प्रकार से हर एक टैक्स के पीछे जो उद्देश्य है वो जनता की सेवा है और जनता की सेवा करने के लिए राजस्व कलेक्ट करना जरूरी है। दो इशू है बड़े हैं, एक तो यहाँ हवाई सेवा नहीं है, तो इसके लिए केंद्र सरकार कर पाएगी क्योंकि सांसद मोदी बार-बार घोषणाएं करते हैं। एक यहाँ आपकी सरकार के टाइम से ना गेल का एक प्रोजेक्ट घर घर गैस लाइन पहुँचाने का, वो प्रोजेक्ट ठंडे उसके में चल रहा है और आप सुनहरी तस्वीर दिखा रहे, हकीकत जमीनी हकीकत आप देखेंगे तो काम। जहाँ तक कोटा की हवाई अड्डे का सवाल है, आप सबको बताते हुए मुझे खुशी है कि एक नई एविएशन पॉलिसी सरकार बना रही है, केंद्र सरकार, जो जल्दी कैबिनेट के सामने आएगा, जिसकी जानकारी आप तक जल्दी पहुंचेंगी कैबिनेट से अप्रूव होने के बाद, जिसमें एक विशेष रीजनल कनेक्टिविटी, किस प्रकार से जो छोटे हवाई पट्टे हैं उन जगहों पे भी एक रेगुलर शेड्यूल्ड सर्विस शुरू हो, उसको सस्ती रखना और शायद कुछ मात्रा में जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं उसमें भी जाएंगे। इसी प्रकार से कि ये जो रीजनल सर्विसेज शुरू करनी है उसमें केंद्र सरकार ऑलरेडी काम कर रही है। और दूसरा आपका सवाल क्या था? नहीं, इसमें गेल का जहाँ तक घर घर गैस पहुँचाने का सवाल है, आप सभी जानते हैं उज्ज्वला योजना के तहत पहले चरण में गरीबों के घर में कैसे एलपीजी सिलेंडर पहुंचे और निःशुल्क कनेक्शन देने का खर्चा उनसे ना लिए बगैर उनको निःशुल्क कनेक्शन दिया जाए। इस काम को सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए देके काम को शुरू किया है और आगे चल के गेल की पाइपलाइन की जो कनेक्टिविटी है वो समय लगता है, उसको पूरे देश भर में जाल बिछाने में समय लगेगा। उस समय तक भी जनता की सेवा लगातार होती रहे, उसके लिए पहले एलपीजी सिलेंडर का कार्यक्रम को प्रोत्साहन तेजी दी जा रही है। मैंने ऐसा नहीं कहा भाई साहब, मैंने कहा जो भी करना पड़े बिजली सस्ती करने के लिए, हो सकता है एनटीपीसी अच्छा सुझाव दे और एनटीपीसी उसमें सुधार कर सके। जो भी कार्यक्रम बिजली सस्ता करने के लिए, जनता की सेवा के लिए करना पड़ेगा, हमारी सरकारें जनता को सस्ती बिजली देने के लिए, उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। विदेशों में जाकर के बोलते हैं यहाँ पे आकर हमारे इन्वेस्ट करिए इंडिया में, इधर मसूदा सरकार बाहर जाकर के बोलती है आप हमारे यहाँ पर निवेश करिए। और एक तरफ हाड़ौती में पिछली कांग्रेस सरकार ने निमाना में 800 करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्लांट लाई, तो उसको आज गवर्नमेंट ने निरस्त कर दिया। वो भी कौन सा प्लांट है? मसाला प्लांट मसाला पार के लिए आया था, 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था। अरे भाई साहब एक मिनट, पुरानी सरकार बोलती ज्यादा थी, बातचीत करती थी, अनाउंसमेंट करती थी, कुछ काम होता नहीं। काम हो गया था 25 करोड़ का, वहाँ पर 30 करोड़ का पूरा प्लांट लगना था, 25 करोड़ का खर्च हो चुके हैं, पूरी प्लांट कंप्लीट हो गया, अब 25 करोड़ का फालतू में जाएंगे। मुझे राज्य सरकार की इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का पता करके वो भी बता दूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ इतनी सारी प्रोमिसेस करी थी पिछली सरकार ने जिस पे उन्होंने अमल नहीं किया। हम जो कह रहे हैं उस पे अमल करते हैं। साहब इनकी एक मिनट,
इनकी सबकी तो एक ही मांग है, कोटा में हवाई सेवाएं शुरू करें। तो दूसरी मांग ही नहीं है कोटा, बाकी तो सब हम कर देंगे। इनकी कोई मांग नहीं है। हाँ, काम की बात बोले करो, सब मिल गए। अरे